मैं सऊदी में जॉब करता था और हर महीने कोई अनजान आदमी मेरी बीवी को इंडिया में 2 लाख रुपए दे जाता और कहता कि ये पैसे तुम्हारे पति ने भेजे हैं। मेरी बीवी फोन करके मुझे बताती थी तो मैं परेशान हो जाता, क्योंकि पिछले 1 साल से मैंने अपनी बीवी को कोई पैसे नहीं भेजे थे। मुझे तो यहाँ काम ही नहीं मिल रहा था। इस बार उस आदमी ने मेरी बीवी को 50 लाख रुपए दिए तो मेरी बीवी ने एक नया मकान खरीद लिया। बीवी ने वीडियो कॉल पर वह मकान मुझे दिखाया तो मैं उसी वक्त इंडिया आ गया, मगर मेरा कलेजा फट गया जब वह आदमी। मेरा नाम रवि है, मेरे पापा मिस्त्री थे। एक बार घर बनाने के दौरान पैर फिसलने से दूसरी मंजिल से जमीन पर गिरे तो उनकी टांग टूट गई। काम कुछ समय तक बिल्कुल बंद हो गया और जो जमा पूंजी थी वह इलाज पर लगने लगी, जिसकी वजह से भूखे रहने की नौबत आ गई। मैंने होश संभालते ही पापा का हाथ बटाने के लिए छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था। पापा संभलते ही दोबारा काम पर लग गए, मगर पहले जैसी बात नहीं रही थी, इसलिए घर के हालात भी नहीं संभल पाए थे। मगर जब मैं जवान हुआ तो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो चुका था और इतना कमा लेता था कि दोबारा कभी भूखे रहने की नौबत नहीं आने दी। मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी सहेली की बेटी शिवानी से की थी। मेरी बीवी उम्र में मुझसे कुछ छोटी थी, मगर बहुत समझदार और सलीके वाली लड़की थी। शादी के कुछ ही दिन बाद उसने पूरा घर संभाल लिया था। मैंने भी अब 2-3 जगह काम शुरू कर दिया था ताकि घर के हालात अच्छे कर सकूं। शादी के बाद कुछ समय हंसते मुस्कुराते गुजरा और उस दौरान हमारे यहाँ पहले 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई और फिर एक और बेटी पैदा हुई। इन तीनों के आने के बाद घर में सब बिजी रहने लगे थे, मगर फिर हालात ने करवट ली। मेरे पापा को किसी का बड़ा घर तैयार करने का काम मिल गया। हम नहीं जानते थे कि इस बड़े काम से मेरे पापा को ऐसी जिल्लत मिलेगी कि हमारा पूरा घर बिखर जाएगा। लेकिन एक रोज उनसे ऐसी गलती हुई जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तकरीबन 3 माह मेहनत से काम करके पापा ने उस घर का ढांचा तैयार कर लिया था। पापा अक्सर देर तक अकेले काम पर लगे रहते थे। एक रोज पापा अपने बाकी मजदूरों के साथ काम कर रहे थे कि घर का मालिक आया और उसने पापा से कहा कि वो सब घर वाले बहुत इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं। पापा और उनके मजदूर चाहे तो कुछ दिनों के लिए काम छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उनकी वापसी का कुछ पता नहीं था। पापा ने देखा कि अभी पूरा दिन बाकी है। वह लालच में आ गए कि दिन खराब करने से बेहतर है कि वो काम करते रहें। पापा ने घर के मालिक से कह दिया कि वो लोग इत्मीनान से अपना बाकी घर बंद करके चले जाएं। पापा अपना काम पूरा करके ही वापस जाएंगे। घर के मालिक ने सर हाँ में हिला दिया और लोग अपना घर बंद करके चले गए और पापा अकेले काम करते रहे। काम खत्म होने पर पापा ने काम समेटा और घर के गेट को ताला लगाकर घर लौट आए। उस रात वह बहुत इत्मीनान थे कि उन्हें पैसा मिल जाएगा। अगले रोज सुबह सुबह हमारी आंख दरवाजे की खटखटाहट पर खुली। सब उठकर बैठ गए थे। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने पुलिस खड़ी थी। उन्होंने पापा के बारे में पूछा। उस दौरान पापा भी दरवाजे पर आ गए थे। पापा ने उनके सवाल पर अपना परिचय करवाया तो वो बोले कि तुम्हें अभी हमारे साथ थाने चलना होगा। हम सब घर वाले ये सुनकर घबरा गए थे। मैंने घबराए हुए लहजे में उनसे वजह पूछी तो उन्होंने पहले तो मुझे अजीब नजरों से देखा और फिर जो बात कही उस पर मैं हैरान रह गया। हम सब भी पापा की गलती जानने से पहले इस खौफ में पड़ चुके थे कि अगर पुलिस किसी इल्जाम में पापा को लेने आ गई है तो उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। पापा के बार बार पूछने पर पुलिस वालों ने हमें बताया कि पापा जिस घर को बना रहे थे वहां से अच्छा खासा सोना और पैसा चोरी हो गया था। उन्होंने बताया कि चोर नए बने हुए घर और पुराने घर के पीछे के दरवाजे तोड़कर घर में आया हुआ था और आराम से सारा सामान चोरी करके गया है। उनके घर वालों ने सारा शक पापा और उनके साथ काम करने वाले मजदूरों पर लगाया था। इस घर के मालिक ने पुलिस को बताया कि मिस्त्री मजदूर सारा दिन घर में घुसे रहते थे और हर चीज को देखते रहते थे, और जब वो लोग इमरजेंसी में घर से गए तो मौके का फायदा उठाकर वहीं रुक गए थे और उनके चले जाने के बाद आराम से चोरी कर ली। पापा कस्में खा रहे थे कि ये सब सरासर इल्जाम है। उन्होंने इस घर का 1 रुपया भी नहीं उठाया है और यह बात मैं पापा के कहने से पहले जानता था। मेरे पापा ने मुश्किल हालात में कभी चोरी करने का सोचा नहीं था। हम कई बार घर में भूखे रहे थे। अगर तब भी ये जुर्म नहीं किया तो पापा को क्या जरूरत थी ऐसा करते, जबकि अब तो हमारे हालात भी सुधर चुके थे। फिर पुलिस वाले हमारा पूरा घर छानबीन करके चोरी का सामान ढूंढने लगे। घर में सोने की एक बाली भी मौजूद नहीं थी। जब कुछ न मिला तो उन पुलिस वालों ने मेरे पापा को गिरबान से पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में डाला और वहां से ले गए।
वो मंजर मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक मंजर था। मुझे ऐसे तकलीफ तो तब भी नहीं हुई थी जब पापा के साथ हादसा हुआ था और वह खून में लथपथ अस्पताल पहुंच गए थे। मेरा बूढ़ा बाप, जिसे घर से निकलते वक्त मैं इज्जत से उनका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता था, आज मेरी नजरों के सामने उन्हें बदतमीजी से घसीटकर ले जाया गया था। हमारे कानून और सख्त किरदारों में इज्जत सिर्फ पैसे की है। यहाँ उम्र का लिहाज किसी में भी नहीं है और शायद यही वजह है कि हमारी देश कभी तरक्की नहीं कर पाई। यहाँ जुर्म साबित होने से पहले ही गरीब के साथ मुजरिम की तरह सुलूक किया जाता है। मेरी माँ सीना पीटती रह गई थी। मैंने माँ को तसल्ली दी थी, उनको दरवाजा बंद करने का कहकर घर से निकला और सीधा थाने पहुँच गया। मैंने पापा से मिलने की बहुत कोशिश की मगर मुझे मिलने नहीं दिया गया। बहुत भाग दौड़ के बाद मुझे एक दोस्त ने बताया कि उसका बड़ा भाई उस थाने में आम सा सिपाही था। वो लोग इस सिलसिले में मेरी मदद तो नहीं कर सकते थे मगर मुझे पापा के बारे में पता करके बता सकते थे। उस सिपाही ने मुझे बताया कि पापा की तरह बाकी मजदूर भी खाली हाथ थाने लाए गए थे। सबने एक ही बयान दिया था कि वो जल्द अपना काम खत्म करके वहां से चले गए थे। उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ करके उन्हें रिहा कर दिया गया और चोरी का सारा इल्जाम पापा पर आ गया था। पापा को जेल हो गई थी क्योंकि उस घर के मालिक ने कहा था कि जब तक उनका सोना और पैसा वापस नहीं करते तब तक उन्हें जेल में ही रखा जाएगा। मैंने उस घर का पता किया और वहां पहुंचा। वहां अफसोस करने के लिए बहुत से लोग जमा थे। मैंने उस आदमी को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरा बाप चोर नहीं है। मैं उनसे निवेदन करता रहा लेकिन उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं भागा भागा घर पहुंचा तो मेरी माँ उदास चेहरा लिए सामने खड़ी थी। वह उम्मीद भरे लहजे में पापा के बारे में पूछने लगी। मैंने मायूसी से सर झुकाया तो वह गुमसुम हो गई। मैंने अम्मा को तसल्ली दी और अपने बीवी का पूछा तो एक नर्स मुझे मुबारक देने लगी क्योंकि इस बार फिर मेरी बेटी पैदा हुई थी। पापा के बारे में बताते ही मेरी माँ का दिल टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे चुप करवाने पर बोली कि काश हम लालच न करते और तुम्हारे बाप को यह काम लेने से मना कर देते। उनकी सेहत वैसे भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मैंने अपनी माँ को सीने से लगाए तसल्लियाँ देता रहा कि पापा बेकसूर है और यह बात जल्द साबित हो जाएगी। मैं 2-3 मर्तबा दोबारा उस घर के मालिक के पास गया था क्योंकि मुझ जैसा गरीब इंसान वकील नहीं कर सकता था। मेरे पास भगवान का सहारा था। वह हर बार एक ही बात दोहराता रहा था कि अगर मैं उसे उसका सामान लौटा दूं तो वह पापा को माफ कर देगा। इस दौरान मेरी पापा से मुलाकात मुमकिन हुई तो मैं उनसे मिलने गया और मेरा सब्र उनकी हालात पर जवाब देने लगा था। वह बहुत ही बुरी हालात में जेल के एक कोने में बैठे हुए थे। मैंने अपनी चौथी बेटी के जन्म का बताया तो वह खुश होने लगे और बोले कि अपनी बेटियों को मेरे बारे में कुछ मत बताना। उनसे कह देना कि मैं किसी काम से दूसरे शहर गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि वह ये बात सुनकर सोचने लगे कि शायद उनका दादा वाकई चोर है। मेरा दिल इन बातों पर तड़प उठा था। गरीबी इंसान को कभी कभी इतना बेबस कर देती है। अब मुझे पहली बार अपने गरीब होने पर दुख हुआ था। मैंने पहली बार सोचा था कि अगर मैं अमीर होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। पापा को यूं बेगुनाह जेल न काटनी पड़ती और मुझे किसी के आगे मिन्नतें न करनी पड़ती। पापा को वापस घर आना नसीब नहीं हुआ था। पापा जेल में रहकर वो बीमार और कमजोर हो गए थे। मैं अपने माँ बाप की परेशानी से बहुत चिंतित हो चुका था। 1 साल के बाद अम्मा का सब्र जवाब दे गया और वो पापा के इंतजार में ही दुनिया से चल बसी। मैं अभी पापा को अम्मा की मौत के बारे में बताने का सोच ही रहा था कि एक रोज पापा की मौत की खबर मिल गई। वो दोनों दुनिया वालों की जिल्लत से थककर भगवान के पास चले गए थे और मैं पीछे सीने में गम दफन किए बीवी बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी में लग गया था। मगर जाने किस्मत को क्या मंजूर था कि मेरा काम पूरी तरह हर जगह से खत्म होने लगा। मैंने 2 साल बहुत मेहनत करने में लगाए थे मगर घर में भूखे रहने की नौबत आ गई थी। अपने मासूम बच्चों को भूख से बिलखता देख कर मैं थक गया था। मैंने लोगों से कर्ज लिया और पैसा जमा करके सऊदी अरब पहुंच गया। मैं माल की सफाई का काम करता था मगर मैं पैसा घर भेजने के काबिल नहीं हो रहा था क्योंकि जिस आदमी ने मुझे इस काम पर लगवाया था वो धोखे से मेरी आधी से ज्यादा तनख्वाह खुद ले रहा था और यही बात मुझे परेशान करती थी। मगर एक रोज मेरी बीवी ने फोन पर बताया कि मेरे भेजे हुए 2 लाख से उसने हमारी बेटियों के लिए खरीदारी की है और छोटा मोटा कर्ज भी लौटा दिया है। मैं ये सुनकर हैरान हुआ था क्योंकि मैंने तो उसे 1 रुपया भी नहीं भेजा था। बीवी की खुशी और बेटियों के चहकने पर मैं सच छुपा गया था।
और सोच में पड़ गया था। इस बात को मैं अभी भूल नहीं पाया था कि अगले माह फिर से मेरी बीवी ने वैसे ही रकम मिल जाने का बताया और कहा कि कोई बंदा उनको पैसे दे गया है और उनसे कहा था कि ये पैसे तुम्हारे पति ने भेजे हैं। मैं अपनी बीवी को रोकना चाहता था, मगर हर बार मेरी बेटियां उन पैसों से अपने किसी जरूरत को पूरा करके खुशी से बताती तो मेरी जुबान बंद हो जाती। मगर जब लगातार कई माह तक इसी तरह मेरी बीवी को 2 लाख रुपए मिलने लगे तो मैं ठिठक कर रह गया। न जाने वो कौन था जो खामखा मेरे घर पर हर माह मेरे नाम पर 2 लाख दे जाता है। मेरी बीवी जवान औरत थी और मैं बेटियों का बाप था। मुझे इस बात पर घबराहट हो रही थी। इतनी बड़ी रकम के बदले कल को कुछ भी किया जा सकता था। इस बार तो मेरी बीवी ने मेरी जान ही निकाल दी थी, क्योंकि वह आदमी उसे 50 लाख दे गया था और मेरी बीवी ने एक नया मकान भी खरीद लिया था। इस बार मैं सब काम छोड़ छाड़ कर इंडिया आ गया। घर पहुंचकर देखा तो मेरे घर के हालात काफी हद तक बदल चुके थे। घर में अच्छा खाना पीना था और मेरी बीवी ने हर माह मिलने वाले 2 लाख में से मेरा कर्ज भी उतार दिया था। एक नया मकान भी खरीद लिया था। मेरी जिंदगी भी आसान हो गई थी। मगर मुझे खामखा पैसे देने वाले का नाम और वजह जानना था। मैं महीना खत्म होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा और जब वो बंदा पैसे देने आया तो मैंने ही दरवाजा खोला। वो बंदा मुझे देखकर घबरा गया। मैंने उसे रोककर सख्ती से सवाल किया कि वह कौन है और क्यों हर माह मेरे घर पैसा देने आता है। मेरे सवाल पर जब वो सर झुकाकर बोला तो मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। वो बोला कि वह उस आदमी का बेटा है जिसने मेरे बाप को चोरी के इल्जाम में जेल में डाला था। यह सुनकर मेरे अंदर गुस्से की एक बहुत तेज लहर उठी थी। मैं उसके बाप की तरह उसे धक्के नहीं दे पाया था, मगर मैंने उसे इतना जरूर कहा था कि मैं उन जैसे पैसे वाले लोगों के इस दान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वो पैसे वापस ले जाए। मेरी बात पर उस लड़की ने कहा कि तुम यह नहीं जानना चाहोगी कि मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हारे घर क्यों देता रहा हूँ। उसके सवाल ने मुझे अपनी जगह थमा दिया था। मैं इस बात की वजह जरूर जानना चाहता था। मेरे खामोश होने पर उस लड़की ने मुझे धीमे लहजे में सब बता दिया। उसकी बताई हुई वजह मेरी सोच के बाहर थी। मैं उस लड़के को देख रहा था और मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो बता रहा था कि जब उसके घर चोरी हुई थी उसे सुनकर वो परेशान हो गया था। उसने बताया कि उसके घर होने वाली इस चोरी के पीछे उसकी बहन का हाथ था। उसका किसी लड़के के साथ चक्कर था और वो अपनी शादी से नाखुश थी। उसने माँ बाप के साथ उस रोज घर से जाते हुए खुद अपने आशिक को घर खाली होने का बताया था। मेरे बाप के घर से जाते ही उस लड़की का आशिक दोस्तों के साथ घर में घुसकर पैसा और सोना चुराकर फरार हो गया था। उन दोनों के बीच तय हुआ था कि वो बाद में घर से भागकर शादी कर लेंगे, मगर वो लड़का चोरी करने के बाद उसकी बहन को धोखा दे गया और वापस नहीं आया। उसकी बहन की शादी हो गई और शादी के 4 माह बाद उसका आशिक उसे ब्लैकमेल करके बहुत पैसे मांगने लगा और फिर ये बात उसकी बहन के पति को भी पता चल गई थी। उसने तलाक देकर अपनी बीवी को घर भेज दिया। मुझे पैसा देने वाला लड़का अपने बाप को समझाने लगा कि वह उस गरीब मजदूर को जेल से रिहा करवाए क्योंकि वो बेकसूर है, मगर उसका बाप अपनी इज्जत के लिए चुप रहा था। मेरे बाप को बेकसूर कहने पर उसे अपनी बेटी का राज खोलना पड़ता, इसलिए वो जुल्म पर डटा रहा। जब वो जालिम शख्स का 1 साल के बाद देहांत हुआ तो उसकी मौत के बाद उसका बेटा मेरे बाप के पास जेल में गया था और उसे सब सच बता दिया था। वो जज्बाती लड़का था। वो पुलिस वालों को सारी बात बताना चाहता था ताकि मेरा बाप जेल से निकल आए, मगर मेरे बाप ने उसे अपनी बहन को यूं सबके सामने बदनाम करने से रोक दिया था। इस बात के कुछ दिन बाद मेरा बाप मर गया था, मगर जाते जाते उस लड़के को अपना कर्जदार कर गए थे। वो लड़का सबको सच बताकर बोला कि ये सारा पैसा उस जिल्लत के आगे कुछ भी नहीं है। वो बोल रहा था कि ये पैसा सिर्फ अपने बाप के गुनाह को करने के हैं जो मेरे बाप पर लगाया गया था। वो लड़का मेरे घर मुझसे माफी मांगने भी आया था, मगर तब मैं सऊदीया चला गया था। वो लड़का मुझसे माफी मांगकर मुझे ये सब बताकर चला गया और मैं सोच रहा था कि क्या ये पैसा मेरी बाप की इज्जत और हमारा अच्छा वक्त लौटा सकता है। शायद नहीं, मगर उस लड़के की सोच ने मुझे यकीन दिलाया था कि अच्छा बुरा इंसान हर जगह होता है। वो भी एक जालिम बाप का एक नरम दिल और एक नेक बेटा था जिसके पास पैसा भी बहुत था और नेक नीति भी थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।